हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैरेंटेंस क्लासेस। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छा कर रहे होगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द लॉ ऑफ डिमांड। अब हमने इस टॉपिक को क्यों चूज किया है, उसका रीजन ये है क्योंकि अगर आप डिमांड और सप्लाई के कॉन्सेप्ट को समझ जाते हो तो जो आपका इकोनॉमिक्स का मेजर पोर्शन है वो इन्हीं दो टॉपिक से कंप्लीट हो जाता है। मतलब कि अगर आपको फाउंडेशन रखनी है, नींव रखनी है इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट की, तो कॉन्सेप्ट जो डिमांड का है और सप्लाई का है, ये दोनों को ही समझ के एक साथ चलाना पड़ेगा ताकि आप इसकी एक प्रॉपर फाउंडेशन बना पाओ। राइट। सो मूविंग ऑन टू आवर टॉपिक द लॉ ऑफ डिमांड। पहले हम समझेंगे कि डिमांड का मीनिंग क्या है। वैसे तो मैं जानती हूँ कि आप सब डिमांड को अपनी जो मदर टंग है उसमें कहीं ना कहीं ट्रांसलेट कर पाएंगे। अगर मैं डिमांड का मतलब हिंदी में पूछूं तो आप सब कहेंगे इच्छा। राइट। डिमांड करना मतलब इच्छा करना, किसी चीज की, किसी चीज को मांगना। हम डिमांड कर रहे हैं, हम अपने हक की डिमांड कर रहे हैं। राइट। ऐसी चीजें हम अक्सर सुनते हैं। बट जब हम इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो हम समझेंगे कि डिमांड वर्ड का मीनिंग क्या है और क्या है ये लॉ जिसके पीछे हमारा पूरा कंज्यूमर साइकोलॉजी छुपी है और पूरी मार्केट की अंडरस्टैंडिंग इस एक लॉ पे बसी हुई है। तो चलो आओ आज इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझेंगे कि डिमांड क्या है। डिमांड ये है कि एक पर्सन है, एक कस्टमर है, एक इंडिविजुअल है, उसकी एबिलिटी और उसकी विलिंगनेस, किस चीज की एबिलिटी चाहिए और किस चीज की विलिंगनेस चाहिए गुड्स खरीदने की, गुड्स या सर्विसेज खरीदने की उसकी एबिलिटी होनी चाहिए और उसको विलिंगनेस होनी चाहिए। राइट। और क्यों ये जरूरी क्यों है? ये जरूरी इसीलिए है, सिर्फ किसी चीज को चाह लेना वो डिमांड क्रिएट नहीं करता। यू शुड ऑल्सो हैव द एबिलिटी टू बाय दैट प्रोडक्ट एंड यू शुड बी विलिंग टू बाय दैट प्रोडक्ट। सो एबिलिटी एंड विलिंगनेस to buy a product or a service at a given cost at a given period of time, this is known as demand। ठीक है। एक वक्त पे एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के फ्रेम में एक फिक्स्ड कॉस्ट पे आप किसी प्रोडक्ट को खरीद रहे हो, उसको हम कहते हैं डिमांड। ठीक है। जस्ट बिकॉज कि यू आर वांटिंग समथिंग इट डज नॉट मीन दैट यू आर एक्चुअली क्रिएटिंग अ डिमांड। ओके। लेट्स सपोज दैट यू वांट टू बाय अ कार। Okay, let's not take the car. Let's take your pen. Okay, as a student, let's take the example of pen. Let's suppose you have pocket money of rupee 100 per month and you want to buy a blue pen. You go to the shop, you ask for the price of the pen and it's rupees 10. So वो 10 रुपी का जो पेन है, आप वो खरीद रहे हो। आपके पास 100 रुपी का बजट है। 100 रुपी जो आपके पॉकेट में है उसमें से आप 10 रुपी निकाल रहे हो पेन खरीदने के लिए। यहाँ पे आपकी डिमांड क्रिएट हो रही है। पहले तो आपको नीड फील हुई। किस चीज की नीड फील हुई? कि आपको पेन चाहिए। फिर आप विलिंगनेस आपने दिखाई कि आपको पेन खरीदना है। और जब आपकी विलिंगनेस आई, ऑल्सो यू हैड द एबिलिटी टू बाय दैट प्रोडक्ट, जो आपके पास पैसे थे। तो इन सारी चीजों को कंबाइन करके हम बनाते हैं डिमांड कॉन्सेप्ट को। राइट। एंड अब नेक्स्ट हम अगर की कंपोनेंट्स की बात करें तो सबसे पहले जो है आपके अंदर डिजायर होना चाहिए। डिजायर मतलब वही विलिंगनेस। आपके पास डिजायर, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। आप किसी चीज को खरीदना चाहते हो, पहले उसकी इच्छा भी तो होनी चाहिए खरीदने की। राइट। ऐसा तो है नहीं कि आपकी इच्छा कार खरीदने की है पर आप वॉशिंग मशीन खरीदने जा रहे हो। ऐसा तो नहीं होता। आपके पास डिजायर होना चाहिए। सेकेंड इज एबिलिटी टू पे। सिर्फ डिजायर करने से कुछ नहीं होता। अगर आप उसकी एबिलिटी रखते हो कि आप पे कर पाओगे उस चीज के लिए, तो वो भी एक फैक्टर इंपॉर्टेंट है। थर्ड है विलिंगनेस टू पे। पैसा भी है, डिजायर भी है, पर मन नहीं है कि आप पैसा खर्चो, तो उसको डिमांड नहीं बोलेंगे। इन तीन कोर कॉन्सेप्ट्स को, जो कंपोनेंट्स है, जब आप इन तीनों कंपोनेंट्स को कंबाइन करते हो तब आपकी बनती है डिमांड। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, आज हम बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू लॉ ऑफ डिमांड। हमारा लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, ये हम एक कंज्यूमर पर्सपेक्टिव से समझने वाले हैं। लॉ ऑफ डिमांड कहता है बाकी सारी चीजों को भूल जाओ कि दुनिया में बाकी क्या चीजें हो रही हैं, मार्केट कहाँ जा रही है, शेयर मार्केट में क्या हो रहा है, सब कुछ भूल जाओ। सिर्फ एक चीज पे फोकस करो, प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर गुड एंड द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ दैट गुड। ठीक है। मतलब प्राइस, एक पर्टिकुलर गुड का प्राइस
और उसकी क्वांटिटी डिमांडेड, इन दोनों के रिलेशन को समझो तो बन जाएगा लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है? लेट्स सपोज कि आप टोमेटोज खरीद रहे हो। सो टोमेटोज हैं 20 रुपी पर केजी एंड आपको पता है आपको कितने खरीदने हैं? आपको 1 केजी खरीदने हैं। सो क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस आपको पता है, इन दोनों के रिलेशनशिप को क्या बोला जाता है? इन दोनों का रिलेशनशिप जो है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड, ये दोनों रिक्वायर्ड होते हैं लॉ ऑफ डिमांड को समझने के लिए। ओके, नाउ आई विल टेल यू कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड कैसे वर्क करता है। This has inverse relationship. In the concept of science, you have already done what is inverse relationship. Inverse relationship means if one is rising, the other will be declining. If one thing is declining, other will be rising and vice versa. ऐसे करके ये इनवर्स रिलेशनशिप चलता है, राइट? एक में कमी हो रही है तो दूसरा बढ़ रहा होगा। वैसे ही जब जब आपके प्राइसेस जो हैं वो डिक्रीज होते हैं तो जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो इंक्रीज होती है। और वाइस वर्सा सिनेरियो ये है, अगर आपके प्राइसेस राइज हो जाते हैं तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाती है। ये एक रियल लाइफ सिनेरियो है जो कंज्यूमर साइकोलॉजी पे पूरा कंज्यूमर साइकोलॉजी कंज्यूम करता है ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल देके समझाऊं तो लेट्स सपोज कि टोमेटो है। टोमेटो के प्राइसेस हैं 50 रुपी पर केजी। ठीक है, जो सेट प्राइस है वो है 50 रुपी पर केजी। आप 2 केजी टोमेटोज खरीद रहे हो अपने घर के लिए। सो 50 रुपी पर केजी में आप 2 केजी टोमेटोज खरीद रहे हो एंड लेट्स सपोज कि टोमेटो के प्राइसेस 50 से बढ़ के 100 रुपी पर केजी हो जाते हैं। ठीक है, तो आप क्या करोगे? आप तब भी इतना ही खरीदोगे? नहीं, आप उतना नहीं खरीदोगे। आप अपनी क्या करोगे, जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसको कम कर दोगे। आप बोलोगे, बाप रे, 100 रुपया केजी टमाटर, इतने टमाटर खा के हम क्या करेंगे? तो चलो उसकी कंजप्शन को कम करते हैं। सो आप वहां से जो 2 केजी कंज्यूम कर रहे थे 50 रुपी पर केजी पे, जब वो 100 पे प्राइस चला गया तो आपने 1 केजी कंज्यूम करना शुरू कर दिया। ठीक है, और इसी का उल्टा सिनेरियो कर दें तो अगर 50 रुपी पर केजी है, उसका प्राइस मैं डाउन कर दूं, लेट्स सपोज 30 रुपी पर केजी, प्राइसेस कम आ गए टोमेटोज के। तो अब जो क्वांटिटी है, जहां आप 2 केजी खरीद रहे थे, लेट्स सपोज आप 3 या फिर 4 केजी भी खरीद रहे हो। तो ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जब जब प्राइसेस किसी चीज के बढ़ते हैं, बहुत महंगाई बढ़ने लगती है, प्राइसेस चीजों के बढ़ते हैं, तो जो हम क्वांटिटी कंज्यूम कर रहे होते हैं उसको हम कम कर देते हैं। जहां हम 10 किलो चीज खरीद रहे हैं वहां हम जस्ट 5 किलो खरीद रहे होंगे। एंड लेट्स सपोज कि अगर प्राइसेस कम हो जाते हैं तो हम ज्यादा क्वांटिटी को खरीदने की कोशिश करते हैं। एंड दिस इज हाउ कि हम, अगर आप रियल लाइफ सिनेरियो में देखो तो हर दिन जब भी सेल का कॉन्सेप्ट आता है, प्राइसेस कम हो जाते हैं। लेट्स सपोज यू वांट टू बाय अ टी शर्ट एंड अर्लियर इट वाज लाइक, लेट्स सपोज इट वाज फॉर रुपी 200 एंड यू वर बाइंग इट जस्ट वन। नाउ इट हैज द प्राइस हैज कम डाउन टू रुपी 100। 200 से 100 रुपी पे प्राइस आ गया। नाउ यू आर विलिंग टू बाय 2 टी-शर्ट्स। Okay, so this is how the law of demand works. It is the inverse relationship between price of a commodity and the quantity demanded of that particular commodity. Okay, so अब नेक्स्ट बात करते हैं डिमांड कर्व की। राइट, आपको एक शेड्यूल बनाना है। ठीक है, टैबुलर फॉर्म में डेटा होगा जहाँ पे आपको गुड दिया रहेगा कि कौन से गुड्स हैं। उसके बाद आपको साथ ही साथ पता चलेगा उसकी प्राइस और उसकी क्वांटिटी डिमांडेड। लेट्स सपोज मैंगोज, आप आपको एक टेबल दे दिया जाएगा जहाँ पे मैंगोज लिखे होंगे। आपके एक कॉलम में लिखे होंगे प्राइसेस और दूसरे कॉलम में लिखे होंगे क्वांटिटी डिमांडेड। जब आप उस शेड्यूल को, टेबल को समझ के ग्राफ पे लाओगे तो वो बन जाता है आपका डिमांड कर्व। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जब आप करते हो लॉ ऑफ डिमांड की, उसको हम कहते हैं डिमांड कर्व। ठीक है, सो इनवर्स रिलेशनशिप कैसे दिखाना है? जो आपका वाई एक्सेस है, ठीक है, जो आपकी वर्टिकल लाइन है वाई एक्सेस, वहां पे आप प्राइस रखोगे। और जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है दैट इज एक्स एक्सेस, उस पे आप क्वांटिटी डिमांडेड रखोगे। और जो भी आपके प्राइसेस हैं क्वांटिटी डिमांडेड है, उनको आप ग्राफ पे प्लॉट करोगे। और फिर जब आप उनका रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करोगे, जैसे P1 Q1 के साथ मैच करोगे, और वैसे ही जैसे आप यहाँ पे मैच करते हुए जाओगे तो आपको ये पता चलेगा कि जो आपका डिमांड कर्व है वो एक डाउनवर्ड स्लोपिंग में आ रहा है।
और डिमांड कर्व के डाउनवर्ड स्लोपिंग का सबसे मेजर रीज़न ये है कि वो इन्वर्स रिलेशनशिप है। प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो रही है, तो इसीलिए द डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, राइट। आने वाले क्लासेस के बीच में हम इसके न्यूमेरिकल्स भी करने वाले हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल्स को भी इंक्लूड करता है। तो हम सीखेंगे कि हम स्केड्यूल कैसे बनाते हैं। ओके, स्केड्यूल को जब आप टेबुलर फॉर्म में डेटा को रखोगे तो उसको ग्राफ पे कैसे प्लॉट करना है, और ग्राफ पे प्लॉट करने के बाद इसका रिलेशनशिप कैसे एस्टैब्लिश करना है कि why it is downward sloping and everything else. So we are going to cover up in the upcoming classes. Up next we have factors influencing the law of demand. अब आपकी डिमांड जो है, आपने हमेशा ये चीज़ सुनी होगी कि डिमांड किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कम हो गई है, किसी चीज़ की डिमांड एकदम से बढ़ गई है, राइट? जैसे ठंड आते ही जैकेट्स की डिमांड बढ़ जाती है, और वैसे ही गर्मियाँ आते ही जैकेट्स की डिमांड बिल्कुल कम हो जाती है। सीज़न टू सीज़न वेरी करता है ना, कि आपकी डिमांड जो है सीज़नल डिमांड भी होती है, कि कोई पर्टिकुलर सीज़न में, जैसे रेनी सीज़न में छाते की डिमांड बढ़ गई, रेनकोट्स की डिमांड बढ़ गई। वहीं अगर गर्मियाँ हैं, तो आपके सनस्क्रीन की डिमांड बढ़ गई, राइट? कॉटन क्लोथ्स की डिमांड बढ़ गई। वैसे ही जो हमारी डिमांड है, जो मार्केट में चलती है, वो बहुत सारे फैक्टर से इन्फ्लुएंस होती है। सबसे पहले तो सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट ये कहता है कि जो प्रोडक्ट मैं कंज़्यूम कर रही हूँ, अगर उस प्रोडक्ट के प्राइसेस बढ़ गए हैं, तो मैं फटाफट से उसके सब्स्टिट्यूट पे जंप कर दूँगी। लेट्स सपोज़, इसकी परफेक्ट एग्ज़ाम्पल मैं आपको देती हूँ। लेट्स सपोज़ कि आपके पास कोको कोला कंपनी है और पेप्सी कंपनी है। सो आपको कोल्ड ड्रिंक पीनी है, तो जब आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे, लेट्स सपोज़ आप कोको कोला कंज़्यूम करते आए हो, जो कि रुपी 10 की थी। 10 रुपए की बॉटल थी कोको कोला की, एंड कोको कोला वालों ने प्राइसेस बढ़ा दिए। उन्होंने 10 रुपी से लेके 20 रुपी की बॉटल कर दी। क्वांटिटी चेंज नहीं की, बस 10 रुपी वाली बॉटल उन्होंने 20 रुपी में बेचना शुरू कर दिया। अब आप जो है, एज़ अ कंज़्यूमर, ठीक है, एक ग्राहक की तरह आपने बोला, अच्छा, कोक जो है, कोक और पेप्सी का ऑलमोस्ट, मतलब ये दोनों ही तो कोल्ड ड्रिंक है। सो आप क्या करोगे? आप फटाफट से पेप्सी पे शिफ्ट कर जाओगे, क्योंकि कंज़्यूमर हमेशा बचत करने के हिसाब से चलता है, कि मेरी जेब से कम खर्चा हो। तो वो क्या करेंगे? वो ₹10 की बॉटल जो है वो पेप्सी वाले भी बेच रहे हैं, तो आप फटाफट से पेप्सी खरीदने चले जाओगे, कि ₹20 की कोको कोला खरीदने से अच्छा है कि मैं ₹10 की पेप्सी खरीद लूँ। इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट, राइट? जब एक गुड्स के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, तो आप फटाफट से क्वांटिटी जो है, सेम क्वांटिटी को कंज्यूम करने के लिए कम प्राइस पे आप फटाफट से शिफ्ट कर जाते हो। जैसे टी एंड कॉफ़ी, ये सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट बताते हैं, ये सब्स्टिट्यूट गुड्स है, ठीक है? उसके बाद हम बात करते हैं इनकम इफ़ेक्ट की। ऑफ कोर्स जब-जब हमारी इनकम इंक्रीज़ होती है, इसका एक पॉज़िटिव इम्पैक्ट है डिमांड के साथ। सो इनकम का जो रिलेशन है डिमांड के साथ, वो पॉजिटिव रिलेशनशिप है। क्यों? क्योंकि जब-जब हमारी इनकम राइज़ करती है, तब-तब हमारी डिमांड भी राइज़ करती है। आप समझ पा रहे हो कि जब-जब आपके जो पॉकेट की जो परचेज़िंग पावर है, वैसे-वैसे आपकी डिमांड भी तो इंक्रीज़ होती है। इनकम कम थी, आपने बाईसाइकिल खरीदी थी, फिर आपकी इनकम बढ़ गई, आपकी जो है डिमांड कार तक पहुँच गई, या और बाइक्स खरीदने की, अलग-अलग ब्रांड्स की चीज़ें खरीदने की आपकी डिमांड जो है वो बढ़ गई। देन वी हैव अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स क्या है? कंज्यूमर के प्रेफ़रेंसेस। ऑफ कोर्स हमारी बहुत सारी प्रेफ़रेंसेस हैं, कई बारी हम प्राइसेस को भी इग्नोर करते हैं, क्योंकि हम अपनी प्रेफ़रेंस को आगे रख देते हैं। उसके बाद हमारे सीज़नल ट्रेंड्स जो है, किसी पर्टिकुलर सीज़न में कोई पर्टिकुलर डिमांड बढ़ जाती है, किसी पर्टिकुलर सीज़न में कोई डिमांड कम हो जाती है, राइट? एंड उसके बाद जो हमारे सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, वो भी कहीं न कहीं हमारी डिमांड को इम्पैक्ट करते हैं, राइट? सो आपके इस लॉ ऑफ डिमांड के बीच में 2 कॉन्सेप्ट हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सो आने वाली क्लासेस के बीच में हम सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को समझते हुए चलेंगे कि ये क्या इफ़ेक्ट होल्ड करते हैं डिमांड के साथ। अब नेक्स्ट वी हैव एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। ये वो चीज़ें हैं, एक्सेप्शंस का मीनिंग है कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे पर्टिकुलर गुड्स जिनका लॉ ऑफ डिमांड पे कोई इफ़ेक्ट नहीं है। कि लॉ ऑफ डिमांड अलग तरीके से चल रहा है, इनवर्स रिलेशनशिप है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का, बट यहाँ पे इन गुड्स पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं आने वाला। गिवन गुड्स,
गिवन गुड्स जो होते हैं वो होते हैं इंफीरियर गुड्स, ठीक है? मतलब जब आपकी इनकम जो है बढ़ जाती है, वो आपके लिए इंफीरियर ही रहते हैं। तो उनके प्राइसेस का कम होना या आपकी इनकम का बढ़ना, दोनों चीज़ों का कहीं पे भी कोई मैच नहीं हो पाता। जैसे कि मैच स्टिक, एक माचिस की डिब्बी, तो वो आपके लिए एक इंफीरियर गुड है क्योंकि नई यूज़ में है वो, राइट? एक रेगुलर यूज़ में वो चीज़ नहीं आ रही है। सो अगर उसके प्राइसेस कम होते हैं या बढ़ जाते हैं तो कहीं न कहीं उसके प्राइस सबसे पहले तो अगर बहुत कम भी हो जाते हैं, तब भी आप उसको नहीं कंज़्यूम करोगे क्योंकि आपको उसकी डिमांड आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। आपके अकॉर्डिंग, आपकी इनकम लेवल के अकॉर्डिंग वो एक इंफीरियर गुड बन गया है, राइट? जैसे एक बाइसाइकिल है, सो आपकी इनकम कितनी भी बढ़ जाए, लेट्स सपोज़ कि आपकी मनी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है? बट अगर बाइसाइकिल के प्राइसेस कम भी हो रहे हैं, तब भी आप उसको एक इंफीरियर गुड की तरह ट्रीट करोगे, राइट? लेट्स सपोज़ आपकी इनकम 2 लाख पर मंथ है, तो क्या आप आज भी ब्लैक एंड व्हाइट टीवी को खरीदना चाहोगे? नहीं, क्योंकि आप उसको एक इंफीरियर गुड की तरह ट्रीट करते हो। सो ये गिवन गुड्स का कोई भी इफ़ेक्ट जो है वो लॉ ऑफ डिमांड पे नहीं होता। इनके प्राइसेस ब बेशक कम हो जाएँ, ठीक है? इनके प्राइसेस बेशक कम हो जाएँ, बट तब भी इनकी डिमांड जो है वो नहीं बढ़ती है। आपकी राइज़िंग इनकम के साथ इनकी डिमांड नहीं बढ़ती। सेकंड है वेबलिन गुड्स। ये होते हैं लग्ज़री आइटम्स, ठीक है? एंटीक पीसेस, लग्ज़री आइटम्स, कुछ रेयर पीसेस, ठीक है? जिनका प्राइसेस के साथ और आपकी डिमांड के साथ कुछ भी लेना-देना नहीं है क्योंकि इनके प्राइसेस यूजुअली हाई रहते हैं और लोग इनको अपनी प्रेस्टीज के लिए, ठीक है? अपनी अपनी सेल्फ एस्टीम के लिए खरीदते हैं और वो ज़्यादा प्राइस पे खरीदने के लिए तैयार रहते हैं। कोई भी एंटीक चीज़, कोई कॉइन्स, कोई पोस्टेज स्टैम्प जो ऐसी है, जो बहुत यूनिक है, जो पुरानी है, तो आप उसको खरीदने के लिए ज़्यादा पैसे पे करने के लिए रेडी हो जाते हो। तो ये आता है वेबलिन गुड्स जिस पे लॉ ऑफ डिमांड का कोई भी इफ़ेक्ट नहीं आता। देन वी हैव स्पेक्युलेटिव बबल्स। क्या बात है स्पेक्युलेटिव बबल्स इन सर्टेन मार्केट्स लेट्स सपोज वी हैव रियल एस्टेट्स, ठीक है, प्रॉपर्टी वगैरह से रिलेटेड डिमांड में राइज इवन एज द प्राइसेस इंक्रीज ड्यू टू एक्सपेक्टेशंस ऑफ फ्यूचर प्राइस इंक्रीज, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि फ्यूचर में प्राइसेस इंक्रीज होने वाले हैं, तब भी आप उस चीज को क्या करते हो, कंज्यूम करने की या उसको खरीदने की क्षमता रख लेते हो। आप उसके प्राइसेस कम होने का वेट नहीं करते, आप उसको खरीद लेते हो, ठीक है? तो ये आपके गिवन गुड्स हैं, वेबलिन गुड्स हैं और स्पेक्युलेटिव बबल्स हैं, जहाँ पे स्पेक्युलेशन है कि फ्यूचर में प्राइसेस जो है इंक्रीज़ होने वाले हैं। तो यहाँ पे जो आपका लॉ ऑफ डिमांड है, वो वर्क नहीं करता। सो इसी के साथ आपका जो कॉन्सेप्ट है लॉ ऑफ डिमांड का वो खत्म होता है। लॉ ऑफ डिमांड इतना छोटा सा टॉपिक नहीं है, इसमें सब्स्टिट्यूशन गुड्स का इफेक्ट, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का इफेक्ट, राइट? उसके बाद आपके रीजंस व्हाई डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, इनवर्स रिलेशनशिप, नेगेटिव रिलेशनशिप की हम बात करने वाले हैं। और आने वाले दिनों के बीच में हम न्यूमेरिकल बेस्ड प्रॉब्लम्स की कैसे आप शेड्यूल को डिमांड कर्व पे प्लॉट करोगे, ये सारी चीजें सीखने वाले हैं। सो आई रियली होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट, इसके बेसिक्स सुन के अच्छा लगा होगा और आने वाली क्लासेस में आप इसकी डेप्थ में जाने के लिए इंटरेस्टेड होगे। सो इस वीडियो को लाइक कर देना, पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय, हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।